गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 10th साइंस का जो चैप्टर नंबर 5 चल रहा था दैनिक जीवन में रसायन, अपन ने पिछली 2 क्लासों में पढ़ा दैनिक जीवन में रसायन के संदर्भ में बातें की कि दैनिक जीवन में रसायन किस प्रकार से है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो रसायन है अपने दैनिक जीवन में काम आते हैं। उनके अंदर अपन ने, पहले तो मैं अध्याय का नाम लिख देता हूँ आपके, अध्याय नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन, ठीक है, केमिस्ट्री इन डेली एवरीडे लाइफ, ठीक है ना। इसके अंदर अपन ने पिछली क्लास तक शुरू कर लिया था आपके अम्ल के बारे में। क्या पढ़ लिया था? आपके अम्ल के बारे में पढ़ा। अम्ल क्या होते हैं? एसिड के बारे में कि एसिड के सामान्य गुणधर्म क्या हैं, भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, इनके बारे में पूरी चर्चा कर ली थी। अम्ल क्या होता है, इनकी सारी रासायनिक भौतिक गुणधर्म पूरे पढ़ लिए थे। और किन किन पदार्थों में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं इनके बारे में भी चर्चा कर ली थी। जैसे नींबू और नारंगी में सिट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, संतरे में एस्कार्बिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, लाल चींटी के डंक में क्या होती है, फॉर्मिक अम्ल होता है। ये सारी चीज़ें मैंने लिखवा दी है आपको। और जैसे दही में लैक्टिक अम्ल ये पाए जाते हैं। अम्ल के बारे में पूरी चर्चा कर ली। आज अपन इसके आगे शुरू करते हैं। यहाँ पर अम्ल के आगे जो है आपके क्षार, ठीक है ना, बेस क्या होते हैं इनके बारे में। तो अगला हेडिंग है अपने क्षार। अम्ल हो गया था अपने पिछली क्लास में कंप्लीट। अब अपन शुरू करते हैं क्षार के बारे में। तो क्षार क्या हो सकते हैं, इनके भौतिक गुणधर्म क्या है, रासायनिक गुणधर्म क्या है, इनके बारे में। तो सबसे पहले अगर अपन क्षार के भौतिक गुणों के बारे में बात करें तो क्षार क्या होते हैं आपके, जैसे बात की अपन ने, अम्ल क्या होते हैं आपके, स्वाद में क्या होते हैं, अम्ल खट्टे होते हैं। तो उसी प्रकार जो क्षार होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं, भौतिक गुण। तो क्षार क्या होते हैं आपके, इनके भौतिक गुणों के अंदर पहला है कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। तो क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। आगे बात समझिए। तो पहला गुणधर्म हो गया कि क्षार स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, है ना। तो इनका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। जैसे हम लोगों का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, उसी प्रकार इनका स्वाद क्या होता है आपके, कड़वा होता है। और बात करें अगर अपन इनको छूते हैं तो ये क्या होते हैं आपके, इनको छूने पर ये चिकने लगते हैं। क्या होते हैं, क्षार छूने पर, मतलब इनको अगर अपन हाथ में लेते हैं, छूने पर क्या होते हैं, चिकने होते हैं, चिकने होते हैं। तो आगे बात समझने। दूसरा गुणधर्म इसका, पहला तो कि स्वाद में कड़वे होते हैं, दूसरा स्वाद छूने पर क्या होते हैं, चिकने होते हैं। इसके अलावा और बात करें अपन तो इनके गुणधर्म के अंदर, तो ये क्या होते हैं, लिटमस के प्रति, जैसे मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी इसकी, अम्ल की बताई थी। क्या बताई थी, अम्ल की लिटमस के प्रति, अम्ल नीला दर्शाता, तो इसको याद रखने का तरीका बताया था अनीला, मतलब अम्ल नीले को लाल कर देता है। और क्षार के बारे में बताया था मैंने आपको, ये तो अम्ल का हो गया। किसके बारे में, ये आपके अम्ल के बारे में है। तो क्षार के बारे में बताएं अपन तो क्षार के संदर्भ में मैं बताऊं आपको। तो क्षार के अंदर ये क्या होता है, सालानी, याद रखो ऐसे, सालानी, मतलब कि ये क्षार है, इसका ला का मतलब हो गया आपके लाल और नी का मतलब हो गया आपके नीला। आई बात समझ में। तो क्षार क्या कर देते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और अम्ल क्या कर देते हैं आपके, अ का मतलब हो गया आपके अम्ल, नी का मतलब हो गया नीला और ला का मतलब हो गया लाल। तो अम्ल क्या कर देंगे आपके, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देंगे, और क्षार क्या कर देंगे, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके ये, तो इस प्रकार से ध्यान रखें आप। तो क्या हो गया, क्षार क्या करते हैं आपके, इसका अगला गुणधर्म है कि क्षार लाल लिटमस, ये क्या होता है, कागज होता है, लिटमस पत्र होता है, कागज के जैसा ही होता है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में
बदल देते हैं। आगे बात समझ में, नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। क्या हो गया, ये क्षार के गुणधर्म हो गए। इसके अलावा और बात करें तो पानी में इनकी विलयता के बारे में बात करें क्षारों की, तो ये क्या होते हैं, क्षार पानी में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। अगली बात, जैसे अम्ल भी क्या थे, पानी के अंदर घुलनशील थे, उसी प्रकार क्षार भी क्या हैं, तो क्षार पानी में घुलनशील, क्षार पानी में घुलनशील होते हैं, घुलनशील हैं, घुल जाते हैं, है ना। अगर अपन क्षार को पानी में घोलेंगे तो घुल जाएंगे। इसके अलावा बात करें अपन तो क्षार का जलीय विलयन, क्षार का जलीय विलयन, क्षार का जलीय विलयन क्या होता है आपके, जलीय विलयन विद्युत धारा का, क्या है, विद्युत धारा का क्या होगा, जल में घुल जाएगा और क्षार विद्युत धारा का सुचालक होता है। जैसे अम्ल भी क्या था आपके, विद्युत धारा का सुचालक था, तो सुचालक होता है। क्षार भी क्या होते हैं आपके, विद्युत धारा के सुचालक होते हैं और इनको इलेक्ट्रोड के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। आगे बात समझिए, तो क्षार विद्युत धारा के सुचालक होते हैं और पानी में घुलनशील होते हैं। तो ये आपके क्षारों के गुणधर्म के अंदर विद्युत का सुचालक होता है। अब इसकी बात करें पीएच की, पीएच स्केल अपन पढ़ेंगे, इसी के संदर्भ में अगला टॉपिक आपके पीएच स्केल ही रहेगा। क्या होती है पीएच स्केल, हाँ, तो क्षार की पीएच, क्षार की पीएच क्या होती है आपके, 7 से अधिक। तो अम्ल की पीएच क्या थी, 7 से कम थी, और क्षार की पीएच क्या है, 7 से अधिक होता है तथा 14 से कम, है ना, अधिक होता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि 7 से 14 के बीच में इसका पीएच होता है। यही बात समझ में, पीएच स्केल के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे, किसने दी थी, क्या होता है, बता दिया मैंने आपको रफली तो, कि इसमें 0 से 14 तक मापांक लिखा हुआ होता है। 0 से 7 तक तो अम्लीय विलयन और 7 से 14 के मध्य क्षारीय विलयन और 7 पर उदासीन विलयन होता है। इसकी विस्तृत चर्चा अपन अगले टॉपिक में करेंगे। इसके अलावा जैसे अपन ने अम्ल के बारे में भी बात की, फिनोप्थेलिन सूचक की, ये अम्ल के अंदर तो फिनोप्थेलिन सूचक क्या था आपके, अम्ल के अंदर तो आपके फिनोप्थेलिन सूचक अम्लीय माध्यम में रंगहीन हो गया था। यहाँ पर क्या हो जाता आपके, हल्का गुलाबी हो जाता। अगर अपन क्षार के अंदर हम फिनोप्थेलिन को डालते हैं तो फिनोप्थेलिन फिनोप्थेलिन क्षारीय विलयन में, फिनोप्थेलिन क्षारीय माध्यम में हल्का, फिनोप्थेलिन क्षारीय माध्यम में हल्का गुलाबी होता है। फिनोप्थेलिन क्षारीय माध्यम में हल्का गुलाबी होता है। इसके अलावा और बात करें अपन तो फिनोप्थेलिन के बारे में, ये तो हो गया अम्लीय माध्यम में तो क्या था, रंगहीन हो जाता था और क्षारीय माध्यम में हल्का गुलाबी हो जाता है। इसके अलावा मेथिल ऑरेंज क्या था आपके, अम्लीय माध्यम के अंदर तो था लाल रंग का हो जाता है और इसके अंदर क्या होता है, क्षारीय माध्यम में पीले रंग का हो जाता है। तो मेथिल ऑरेंज ये क्या है आपके, रासायनिक उत्पाद हैं जो सूचक के रूप में, इंडिकेटर के रूप में कार्य करते हैं पता लगाने के लिए। मेथिल ऑरेंज क्षारीय माध्यम में, मेथिल ऑरेंज क्षारीय माध्यम में क्या होता है, पीले रंग में बदलता है, पीले रंग में बदलता है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं अपन मेथिल ऑरेंज के बारे में। ये आपके भौतिक गुणधर्म हो गए क्षार के, कितने कितने गुणधर्म हो गए आपके, 4 और 3 7 गुणधर्म अपन ने पढ़ लिए। क्षार के भौतिक गुणों के अंदर स्वाद में कड़वे होते हैं,
छूने पर चिकने होते हैं, लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं, जल में घुलनशील होते हैं तथा विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। पीएच का मान 7 से 14 के मध्य होता है। फिनोप्थेलिन क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है और मेथिल ऑरेंज क्षारीय माध्यम में पीले रंग में बदलता है। इस प्रकार से ये तो हो गए आपके इसके क्या हो गए, भौतिक गुणों की बात हो गई। किनके, क्षारों के भौतिक गुणों की बात हो गई। इसके अलावा और बात करें अपन तो क्षारों के भौतिक गुणों के बारे में, क्षारों के भौतिक गुण तो हो गए। अब अपन बात करते हैं इस क्षार के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। ठीक है, मिटा दूं यहाँ तो भौतिक गुण। अब इसके बात करें रासायनिक गुणों के अंदर, तो सबसे पहले अम्ल क्षार के या क्षार अम्ल के साथ में कैसा व्यवहार दर्शाते हैं। अम्ल के अंदर पढ़ा था अपन ने क्षार के साथ में, तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं अपन रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के अंदर नंबर 1 है, रासायनिक गुण में नंबर 1 हो जाएगा आपके क्षार अम्ल के साथ में क्या दर्शाते हैं। क्षार अम्ल के साथ में कैसी अभिक्रिया दर्शाते हैं, तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, ये कौन सी दर्शाएंगे आपके उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। इसके अंदर अम्ल अगर अम्ल है और क्षार की अभिक्रिया अपन करवाते हैं तो क्या बनेगा आपके, पहले ही बात कर ली थी अपन ने, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा आपके लवण और जल बनेगा। अम्ल और क्षार के साथ में लवण और जल बनता है, ठीक है ना। तो अम्ल ले लेते हैं अपन, प्रबल अम्ल, वही अभिक्रिया HCl ले लिया, अम्ल क्षार ले लिया अपन ने NaOH, तो क्या बनेगा आपके, ये Na और Cl अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन गया आपके NaCl, और ये H इसके साथ में अभिक्रिया करेगा तो क्या बन गया आपके जल का अणु। तो क्या बन गया, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करने पर लवण और जल बनाते हैं। तो वो अभिक्रिया कौन सी हो गई, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अपन लिख सकते हैं इसके अंदर उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा कि जब अम्ल एवं क्षार अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया करते हैं, जब अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण तथा क्या बनाएंगे आपके जल बनाएंगे, लवण तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे अपन, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उदासीनीकरण कहा जाता है। आगे बात समझ में। और ये अभिक्रिया कैसी होती है आपके, बात कर ली थी अपन ने, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्मा क्षेपी जिसके अंदर ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, और ऊष्मा शोषित जिसमें ऊष्मा का क्या होती है, अवशोषित की जाती है। तो ये अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, इसमें क्या होता है, ऊष्मा मुक्त होती है। ये बात समझ में,
ऊष्मा मुक्त होती है। तो पहली गुणधर्म पढ़ा अपन ने, रासायनिक गुणधर्म के अंदर आपके उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। क्षार अगर अपन अम्ल के साथ में अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनेगा, जिससे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी, और अब ऊष्माक्षेपी में भी ऊष्मा मुक्त होती है। ये बात समझ, ऊष्मा शोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो आगे बात समझ में, पहला क्षार अम्ल के साथ में मिटा दूँ। अब इसके बाद में दूसरा गुणधर्म पढ़ते हैं। ये तो पहला गुणधर्म हो गया आपके उदासीनीकरण अभिक्रिया से। दूसरे की बात करें अपन तो धातुओं के साथ अभिक्रिया बनाने पर क्या देता है, ये क्या करता है, ये आपके धातुओं के साथ अभिक्रिया करवाने पर जो आपके अम्ल और क्षार कैसी अभिक्रियाएं देते हैं, इनके बारे में बात करेंगे अपन। तो दूसरा गुणधर्म हो जाएगा आपके क्षार धातुओं के साथ में। धातुओं के साथ क्षार की अभिक्रिया है ना, धातुओं के साथ क्षार कैसी अभिक्रिया देता है, इसके बारे में बात करें अपन तो जैसे अपन ने हम अम्लों के बारे में देखा था, तो अम्ल क्या करते हैं आपके धातु के साथ में, क्या करते हैं आपके धातु के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो अगर अपन बात करें तो क्षार के अंदर भी क्या होगा, आपके धातु के साथ में अभिक्रिया करने पर क्या बनेगी, आपके हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन ये क्या हाइड्रोजन गैस क्या होती है, सभी धातुओं के साथ में हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है, कुछ एक धातुओं के साथ में भी बनती है, बाकी सभी के साथ में धातुओं के साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती है। तो इसके अंदर आप एक लाइन लिखो पहले, है ना, ये क्वेश्चन बनता है, फिर अभिक्रिया भी लिखवा दूंगा मैं। तो कि जब एल्यूमिनियम, कौन सा एल्यूमिनियम धातु कितने नंबर पर आती है आवर्त सारणी में, एल्यूमिनियम धातु आती है आपके 13 नंबर पे। एल्यूमिनियम प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Al, एल्यूमिनियम तथा जिंक, Zn, एल्यूमिनियम तथा जिंक, एल्यूमिनियम तथा जिंक जैसी धातुएं क्षार के साथ, एल्यूमिनियम तथा जिंक जैसी धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया करती है, के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है ना, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जैसे बात करें अपन तो धातु प्लस क्षार अभिक्रिया, तो क्या बनेगा, इसके अंदर भी आपके लवण और हाइड्रोजन गैस, मुक्त होगी। यही बात समझने। जैसे अपन बात करें तो एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट लगा के देख लेना आप, 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, इंपॉर्टेंट लिख लेना अभिक्रिया को। जैसे धातु की बात करूँ मैं, जिंक और क्षार बात कर लेते हैं अपन, NaOH, जिंक की अभिक्रिया NaOH से करवाते हैं तो एक इंपॉर्टेंट यौगिक बनता है जिसे अपन कहते हैं सोडियम जिंकेट। ऐसे क्वेश्चन आता है कि सोडियम जिंकेट बनाने की अभिक्रिया लिखिए, आया हुआ है ये क्वेश्चन आगे आपके, है ना, बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो सोडियम जिंकेट बनाने की अभिक्रिया लिखिए। सोडियम जिंकेट का एक लवण है, तो वो क्या कैसे बनता है, Na2ZnO2, ये आपके सोडियम जिंकेट का सूत्र होता है, और इसके साथ में आपके हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसका नाम क्या है, नाम लिख लेना। ऐसे क्वेश्चन आता है, सोडियम जिंकेट बनाने की अभिक्रिया लिखिए। अभिक्रिया को संतुलित करो। अब आप सोडियम के अणु इस तरफ 2 हैं, इस तरफ 1 ही है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे अपन। जिंक के यहाँ पर 1 ही है, यहाँ पे 1 सही है। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 अणु हैं, तो यहाँ पे भी 2 हो गए हाइड्रोजन के।
कितना की 2 तो 2 बराबर अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो इम्पोर्टेंट अभिक्रिया लिख लेना, क्वेश्चन आता है सोडियम जिंकेट बनाने की अभिक्रिया लिखिए। तो इस प्रकार से अब इसके अलावा एक और क्या बात हुई कि अगर अपन ये तो लिख लिया अपन ने कि एल्यूमिनियम और जिंक के साथ में ही क्रिया करती है, तो ये क्या करती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त देती है। लेकिन इसके अंदर एक बात और है कि सभी क्षार धातुओं के साथ में क्या करती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है। तो ये भी आप लिख लें, लेकिन सभी धातुएं, ये भी लाइन लिख लो आप नीचे, लेकिन सभी धातुएं क्षार के साथ, सभी धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन गैस, मतलब H2 गैस लवण एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती, हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है। आगे बात समझ में, तो ये लाइन भी लिखनी जरूरी है कि सभी धातुएं क्षार के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है। कुछ एक धातुएं हैं वही करती है, जिसके अंदर ये अभिक्रिया आप इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना, सोडियम जिंकेट बनाने की अभिक्रिया। ठीक है, तो आगे बात समझ में, सोडियम जिंकेट बनाने की अभिक्रिया। इसके अलावा और बात करें अपन तो एक और रासायनिक गुण के अंदर, मिटा दूँ ये तो आगे आपके दूसरा, धातुओं के साथ क्षार की अभिक्रिया। तो सोडियम जिंकेट बनाने की अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, मैंने 3 बार बोल दिया है, ठीक है ना। एग्जाम में की दृष्टिकोण से आता है ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। फिर आप ढूंढोगे कि सोडियम जिंकेट कहाँ पर पड़ा, क्या होता है सूत्र, है ना, कैसे बनती है। अगली अभिक्रिया देखो, नंबर 3 है क्षार की अधात्विक ऑक्साइडों के साथ में। अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्षार, अधात्विक ऑक्साइडों के साथ में क्षार क्या अभिक्रिया देता है, इसके बारे में बात करें अपन तो अधात्विक ऑक्साइडों के साथ में ही क्या करता है, ये आपके कैसी अभिक्रिया देता है, आपके उदासीनीकरण अभिक्रिया देता है। तो लिख सकते हैं अपन अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड के साथ में ये क्या करेगा, आपके क्षार में क्या क्रिया करेगा, तो क्या बनेगा आपके उदासीनीकरण अभिक्रिया में। तो फिक्स है आपके लवण और क्या बनता है, जल बनता है। तो अधात्विक ऑक्साइड के अंदर अपन ले सकते हैं जैसे CO2, क्या है, अधातु है, ऑक्सीजन के साथ में करेगी तो क्या बनाएगी, अधात्विक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है ना। कार्बन क्या है, अधातु है, तो CO2 अभिक्रिया करेगा किसके साथ में, NaOH के साथ में। ये क्या है, क्षार है, NaOH के साथ में अभिक्रिया करेगा तो लवण क्या बनेगा आपके Na2, और ये CO3 के साथ में अभिक्रिया करेगा तो Na2CO3। इसके अलावा ये आपके हाइड्रोजन के जल बन जाएगा H2O। अभिक्रिया को संतुलित करो, सोडियम के अणु 2 हैं, यहाँ पर 1 ही है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे अपन। कार्बन डाइऑक्साइड के अणु कितने हो रहे हैं, यहाँ पर उस तरफ 3 हो रहे हैं, यहाँ पे 2 लिखो तो अब ये अभिक्रिया संतुलित हो जाएगा। ऑक्सीजन के 4 और 2 6, यहाँ पर 3 और 1 4, 3 और 1 4 हो गए। इसके अलावा और बात करें अपन तो अधात्विक ऑक्साइड के साथ में सोडियम के अणु हो गए 2, इस तरफ भी 2, कार्बन के कितने हो गए 2, वहाँ पे 1 ही है, ठीक है। इसके अलावा और बात करें अपन तो Na2CO3। और बात करें अपन तो इसके अंदर जैसे SO2 अभिक्रिया करेगा किसके साथ में, आपके
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है आपके क्षार है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करेगा तो आपके बनेगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट लवण बन गया, और इसके अलावा आपके क्या बन गया, जल बन गया। नई बात समझ में, तो जल बन गया और आपके CaSO4 बन गया, तो इस प्रकार से आपके कैल्शियम सल्फेट बन गया। तो ये आपके अधात्विक ऑक्साइडों के साथ में अभिक्रिया होती है, ठीक है ना, जिसके अंदर आपके दिए हुए हैं। इसके अलावा और अधात्विक बात करें अपन अधात्विक ऑक्साइडों की, जैसे मैं आपके CO2 की और दूसरी अभिक्रिया बता देता हूँ, है ना। CO2 की अगर अपन कोई बात करें, दूसरी अभिक्रिया की, CO2 की दूसरी अभिक्रिया की बात करूँ मैं आपके, तो जैसे CO2 प्लस अभिक्रिया करवाएं अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो क्या बन जाएगा आपके, इसके अंदर भी क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। आगे बात समझें, तो इस प्रकार से ये आपकी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, आपके संतुलित हो जाएगी। और इसके अंदर आपके धात्विक ऑक्साइड के अधात्विक ऑक्साइड के साथ में अपन हम लवण की अभिक्रिया करवाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अधात्विक ऑक्साइड के लवण के साथ में अभिक्रिया करवाने पर बन जाएगा आपके लवण, और अधात्विक ऑक्साइड की क्षार के साथ में अभिक्रिया करवाने पर लवण और जल बन जाएगा। आगे बात समझ में, लवण और जल बनाने की ये अभिक्रिया हो गई आपके। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं किसके बारे में, इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं आपके जो क्षारों के क्या है उपयोग क्या हो सकते हैं इनके बारे में। तो क्षारों के उपयोग के बारे में भी अपन बात कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके क्षार के उपयोग क्या हो सकते हैं, जो है मिटा दो, ये अभिक्रिया आपके धात्विक ऑक्साइड के साथ में क्षारों के साथ में अभिक्रिया लवण और जल बनते हैं। अब ये तो रासायनिक गुण हो गए कंप्लीट इसके। अब अपन बात करते हैं आपके क्षार के उपयोग, है ना, क्षारों के उपयोग के अंदर, तो क्षारों के उपयोग के अंदर सबसे पहले आता है आपके, सबसे पहला क्षार है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसके अंदर है आपके NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको अपन क्या कह सकते हैं, दूसरा नाम है इसका, सामान्य नाम इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, जो साबुन बनाने में काम में लेते हैं अपन, कास्टिक सोडा। साबुनीकरण की अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे तब ये आपकी अभिक्रिया आ जाएगी कास्टिक सोडा की। तो इसका उपयोग की बात करें तो इसके उपयोग हो जाएगा आपके साबुन में, इसके अलावा इसका अपमार्जक के निर्माण में, साबुन और सिरप निर्माण में ना, अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट के, अपमार्जक के निर्माण में। तो दूसरे और गुण वो ये तो गया कास्टिक सोडे की। इसके अलावा आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये इम्पोर्टेंट है आपके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अपन पढ़ें तो MgOH2, इसको अपन दूसरा नाम है, इसका सामान्य नाम कहें तो MgOH2 का नाम होता है आपके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इस प्रकार से भी नाम जानते हैं इसको। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ ये ध्यान रखना है इसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका उपयोग किया जाता है, इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है आपके। तो इसका उपयोग किया जाता है अम्लता या कब्ज। अम्लता मतलब अपने शरीर में पेट के अंदर एसिडिटी हो जाती है, खट्टी खट्टी डकारें आती है और कब्ज हो जाता है। तो इसके कब्ज को दूर करने के लिए अपन क्या लेते हैं, आपके को दूर करने के लिए
दूर करने के लिए एंटी एसिड के रूप में मतलब अम्लता को कम करने के लिए एंटी एसिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगली बात समझ में। इसके अलावा और बात करूं मैं आपके कैल्शियम क्षारों के बारे में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करें तो CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं अपन चूने का पानी या फिर बुझा हुआ चूना, चूने का पानी, ठीक है ना, चूने का पानी कहते हैं इसको। और इसका उपयोग किया जाता है आपके कीटनाशक का घटक के रूप में उपयोग करते हैं अपन, कीटनाशक के घटक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगली बात से मैंने और बात करूं मैं आपके इसके अंदर तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा आपके NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होगा NH4OH, जिसके अंदर क्या होता है NH3 जुड़ता है प्लस H2O जुड़ता है, तो आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसका उपयोग हो जाएगा आपके, उपयोग की बात करें अपन तो इसका उपयोग होता है सफाई करने के विलयन बनाने में, सफाई करने के विलयन बनाने में उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये अपन ने कुछ क्षारों के उपयोगों के बारे में बात की, ठीक है ना। तो ये आपके क्षार हो गए जिसके बारे में अपन ने उपयोग कर लिया। तो इस प्रकार से अम्ल और क्षार का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके आगे अपन और बात करेंगे आपके अम्ल के कुछ अवधारणाएं हैं उनके बारे में। तो ओके, गुड लक। आज की क्लास में इतना ही, आगे की बातें अगली क्लास में करेंगे।